नमस्कार विद्वान साथियों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हृदय की गहराई से बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आप मेरे साथ जो हो बढ़ा रहे हैं। कैसे हैं आप सभी? वेद चौधरी जी, मंजू जी कैसे हैं आप? कांत कैसे हैं आप? घनश्याम जी स्वागत आपका, विक्रम जी स्वागत आपका। और बाकी इस सेशन को देखने वाले हमारे सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका भी हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रियंका जी कैसे हैं आप? मनोज कलाल जी स्वागत आपका। मानसी जी स्वागत आपका। कुलदीप सैनी जी स्वागत आपका। मनोज रंजीत चौधरी जी स्वागत आपका। सरोज जी स्वागत आपका। संतोष जी स्वागत आपका। कैसे हैं? सुनील सुनील जी स्वागत आपका। ममता देवी जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ भी हैं और आप निरंतर जो है अध्ययन कर रहे हैं। विद्वान साथियों, जैसा कि हमने पहले से डिसाइड कर रखा था कि 1 मई से हम सारे सेशन अपने समय पर जो है शुरू करने वाले हैं, तो आज हमने मॉर्निंग में 8:30 बजे वाला सेशन किया। थोड़ा-सा लेट हुआ 9 बजे के करीब, लेकिन किया हमने। 11 बजे वाला सेशन, 3 बजे वाला सेशन और ये जो है वो रात 8:30 बजे का टाइम है, बट थोड़ा-सा लेट किया है। अ, लेकिन कर रहे हैं, यानी अब से सारे सेशन अपने समय पर होंगे और किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बेहतरीन बात कह रहे हैं नरेंद्र जी कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने का जुनून हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। बिल्कुल, अगर आप में चाहत है कुछ पाने की, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती है। परिस्थितियों को बदला जा सकता है और सही किया जा सकता है। हाँ, कुछ समय आपको कष्ट सहना पड़ सकता है, बट मेहनत के आगे सब हार जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के घबराहट आपको अपने मन में नहीं रखनी है। निसंकोच होके अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हुए बेहतरीन तरीके से मेहनत करें, आप निश्चित तौर पर जो हो सफल होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत विद्वान साथियों। हमारा राजस्थान ये सेशन चल रहा है और ये 9 नंबर सेशन है और आज हम चैप्टर नंबर जो है वो 9th एंड 10th करने वाले हैं, कक्षा 7 का। यानी सीधी-सीधी बात अगर कहें तो आज कक्षा 7 जो है वो अपनी पूर्ण हो जाएगी और कल इस पूरे 7th कक्षा के सारे डाटा आपको एक साथ जो हो दे दिए जाएँगे, यानी पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आप सारे कक्षा 7 को एक साथ जो हो देख पाएँ। तो चलिए करते हैं। अनीता देवी जी, शायद आप पहली बार हमारी क्लास में आए हैं या शायद आप हमारे परिवार में नए हैं, इसीलिए आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। बाकी आप अगर थोड़े दिन यहाँ देखिए, हम हर सेशन की पीडीएफ सेशन एंड होने के अंडर 10 मिनट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप विद्वान साथियों हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो परिवार के सदस्य जो है वो ज़रूर बन जाएँ, ताकि आप जब परिवार के सदस्य बने तो आप इस परिवार में पूर्णतः जो है वो बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर पाएँ और साथ ही हर नया सेशन उसका आपको जो है वो पता चले। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑल सेलेक्ट कीजिए, प्लस हर सेशन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो है वो हमारे ये 2 टेलीग्राम चैनल है, ये इनका लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, या फिर आप ये जो कोड है इनको स्कैन करके भी इन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, हर सेशन की पीडीएफ और हर सेशन की ही नहीं, राजस्थान एग्जाम मंत्रा परिवार में अब तक जितने भी सेशन हुए हैं उन सारे सेशन की, उन सारी क्लासों की पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का यहाँ आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है। बिल्कुल निःशुल्क आप अध्ययन करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आपको जीवन में अगर मौका मिले
तो आप भी किसी बच्चे की सहायता करें, चाहे वो किसी भी माध्यम से क्यों ना हो। बस यही हमारा जो है वो टारगेट है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 9 का आता है। चैप्टर नंबर 9 और 10 छोटे छोटे 2 चैप्टर है, बट यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड तक काम आ सकते हैं। यानी कुछ क्वेश्चन इतने बेहतरीन है जो कि बहुत गहरे और लेवल के क्वेश्चन है। तो आप अगर चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या रीट की तैयारी कर रहे हो, तीनों तरीके की एग्जाम में ये काम आने वाले हैं। प्लस जहां जीके आएगा इंडिया का, वहां पर भी ये काम आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इसके अलावा हम एनसीईआरटी के अलावा आरबीएसई डिटेल क्लास कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हम लगभग कक्षा 9th में थे और उसको हमने एनसीईआरटी करने के लिए कुछ समय के लिए विराम दे दिया था। तो उसको भी हम जो है वो दोबारा शुरू करेंगे, दोबारा शुरू करेंगे। प्लस ये क्लासें तो हमारी चल ही रही है। एक ही कमेंट को बार बार ना करें और कमेंट किए हुए को डिलीट भी ना करें, ये बातों का ध्यान रखिएगा। 12वीं तक की पीडीएफ कब तक मिल जाएगी? देखिए लगभग मई के अंदर, यानी इसी महीने के एंड तक हम ये सारे डाटा कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, चेर राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो चेर राज्य है उसमें मलयालम भाषा जो है वो बोली जाती है। किस स्थानीय भाषा का प्रयोग सरकारी अभिलेखों में किया जाने का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है? यानी एक स्थानीय भाषा जो कि राजकीय भाषा बनी, कौन सी भाषा थी? इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि मलयालम भाषा थी, जो क्षेत्रीय भाषा होते हुए भी राजकीय भाषा की तरह जो थी, राजकीय भाषा के रूप में इसका जो है वो यूज होता था और इसे राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति कब रची गई? यानी मलयालम भाषा में पहली जो साहित्यिक कृति है उसका रचना कब हुआ? तो इसकी रचना जो हुई थी वो 12वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लीला तिलकम, याद रखना, लीला तिलकम मोस्ट क्वेश्चन है, क्या है लीला तिलकम? क्या है? तो लीला तिलकम 14वीं शताब्दी में रचित मलयालम ग्रंथ है, जो कि मलयालम भाषा में रचा गया है। नाम है लीला तिलकम। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला तिलकम किससे संबंधित है? तो लीला तिलकम जो साहित्य है वो व्याकरण से संबंधित है, प्लस काव्य शास्त्र से संबंधित है। लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया साहित्य? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेड फर्स्ट सेकंड के लिए। मणि प्रवालम, क्या है? मणि प्रवालम शैली में ये जो है वो लिखा गया है। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा। रीट में अब की बार तो स्पष्ट लिखा गया है। इस प्रकार लास्ट टाइम रीट का जो सिलेबस था उसमें ये बात लिखी गई थी कि आपको आरबीएसई पढ़नी है। अब की बार तो स्पष्ट लिखा गया है कि 2021-22 की आपको आरबीएसई पढ़नी है, और अभी आरबीएसई हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो अब क्या लागू हो गया? राजस्थान में एनसीईआरटी लागू हो गया है, तो हमें एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। अब आप अगर एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो एनसीईआरटी की तो ये तो सारी बुकें पढ़नी है, प्लस इसके अलावा हमें राजस्थान अध्ययन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर एनसीईआरटी के साथ उन्होंने एक राजस्थान अध्ययन बुक ऐड कर रखी है, और हम दोनों बुक पढ़ रहे हैं। राजस्थान अध्ययन हम पढ़ रहे हैं, वहां 9 तक चैप्टर हमारे कक्षा 9 हमने शुरू कर रखी है, 6th 7th 8 हमने कंप्लीट कर रखी है, और यहाँ हमारी ये जो है वो आज 7th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम 8th क्लास की शुरुआत करेंगे कल। प्लस इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो कक्षा 6th 7th और 8th एनसीईआरटी विस्तार से भी हमने आपको करवा रखी है, जहां जाकर आप बेहतर तरीके से जो हो एक एक टॉपिक को विथ इमेज विथ पिक्चर जो है वो समझ सकते हो। एनसीईआरटी क्लास 6th 7th 8th तक, 9th 10th अभी नहीं करवाई है, वहां पर ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा नहीं है क्योंकि वो वर्ड से संबंधित है, इसीलिए हम अभी उसको रोक के रखे, उसको भी शुरू करेंगे। राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं? और दीपक कुमार जी राधे राधे, कैसे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मणिप्रवालम में किन दो भाषाओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। ये मणिप्रवालम जो शैली है इसमें दो भाषाएं साथ साथ चलती है, दो भाषाओं का संयुक्त रूप से इसमें प्रयोग होता है विद्वान साथियों। कौन सी वो दो भाषाएं हैं? तो संस्कृत है और दूसरी मलयालम भाषा है। कौन सी दो भाषाएं हैं? मलयालम एंड संस्कृत भाषा, इसमें दोनों संयुक्त रूप से प्रयोग होती है। अब जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत बेहतरीन प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा जा सकता है। तो पूरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये जो शब्द है, ऐसे क्वेश्चन ग्रेड के अंदर पूछे जाते हैं, ग्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जगन्नाथ जो शब्द है, शब्द आपने बहुत बार अच्छी तरीके से इसको सुन रखा है, बट इसका अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो आप क्या बताएंगे? इसी क्या बताएंगे आप बताएंगे जी जगन्नाथ दुनिया का मालिक। जगन, जगन, जगन का अर्थ क्या है? जगन या जगत समझ लीजिए इसको, क्योंकि संधि के बाद तय का न हुआ है। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा? जगत, क्या आएगा? जगत प्लस नाथ ही तो आएगा, है ना। इस तय का क्या बन गया? बाद में न बन गया। तो जगत का अर्थ होता है संसार और नाथ का अर्थ होता है मालिक। तो हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ का अर्थ होता है संसार का मालिक, दुनिया का मालिक। दुनिया का मालिक कौन है? जनरली विष्णु को जगन्नाथ माना जाता है, विष्णु को जगतनाथ माना जाता है। तो विष्णु का पर्यायवाची है जगन्नाथ, ठीक है। जगन्नाथ की काष्ठ, काष्ठ का अर्थ होता है काष्ठ की प्रतिमा किन के द्वारा बनाई जाती है? ये जो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर इनकी काठ की मूर्ति बनी होती है। और ये मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? तो ये मूर्ति जो बनाई गई है विद्वान साथियों, वो स्थानीय जनजातीय लोगों के द्वारा बनाई गई। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जगन्नाथ जो है वो यहाँ के स्थानीय देवता हैं, स्थानीय रूप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो ये क्या है? ईश्वर है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पर। पुरी में किसने जगन्नाथ मंदिर बनवाया? क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको साथ साथ में जो ग्रेड सेकंड है उसके प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं, जिसके क्रम में आज हमने 3 बजे एक पेपर किया 2018 का एसएसटी का। अगर आपने वो नहीं देखा है, आधा ही पेपर किया क्योंकि 150 क्वेश्चन थे तो 60 क्वेश्चन किए, बाकी के कल 3 बजे करेंगे। देखना पेपर, आपको कैसा लगा पेपर। और उसमें केवल यही उद्देश्य है वो पेपर करवाने का कि आपको ये पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो पहली बार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको पढ़ना क्या है। ये तो पता होता है कि ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, बट उस सिलेबस में भी क्या पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा बेहतरीन सिद्ध होंगे। तो आप उस सेशन को देखिए, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए और अपने अनुभव को यूज करते हुए आप फिर उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। और हम सेकंड ग्रेड के अंदर जो तैयारी करेंगे, अभी मैंने फर्स्ट ग्रेड की कोई सूचना नहीं दी। आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन हमारे इस परिवार में कोई भी मैंने ना सेशन किया ना कोई क्लास की कि फर्स्ट ग्रेड का क्यों नहीं किया? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी थोड़ी करानी, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, बट फिर 3 एग्जाम की तैयारी एक साथ लेके चल नहीं सकते हम, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में पूरा का पूरा सिलेबस अलग है। सेकंड ग्रेड और रीट में दोनों कुछ चीजें ऐसी है जो समान है। इसीलिए हमने क्या कर रखा है कि सेकंड ग्रेड प्लस रीट की ही तैयारी करते हैं, ताकि आपका कॉम्बिनेशन अच्छा रहे। क्योंकि सेकंड ग्रेड करने वाले बच्चे को रीट में बेनिफिट है, रीट की तैयारी करने वाले को सेकंड ग्रेड में बेनिफिट है। इसीलिए हम केवल रीट एंड सेकंड ग्रेड की ही तैयारी यहां पर करने वाले हैं। ठीक है विद्वान साथियों। तो पुरी में किसने जगन्नाथ मंदिर बनाया? गंग वंश के एक अत्यंत ही प्रतापी शासक थे राजा अनंतवर्मन, राजा अनंतवर्मन। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि किसने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। आप जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हो तो कहते हैं कि मेवाड़ का जो राजा था वो किसे माना गया था? एकलिंग नाथ जी को माना गया था। यानी एकलिंग जी जो है वो मेवाड़ के शासक हैं, है ना। और जो
प्रैक्टिकली मेवाड़ के जो शासक हैं वो क्या है, उनके दीवान है ना, दीवान माना जाता था अपने आप को। बिल्कुल पॉलिटी भी करवाएंगे आपको, पॉलिटिकल आपको इतनी बेहतरीन तरीके से करवाने का प्रयास करूंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सबसे बेस्ट करवा देंगे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम ऐसा करवाएंगे आपको कि आपको ये आपके मन में ऐसी संतुष्टि होगी कि यार ठीक है, मजा आ गया पढ़ के, बस इससे ज्यादा तो और क्या कह सकते हैं। लेकिन हर चीज का समय आएगा, बिल्कुल करवाएंगे। 1230 के अंदर जो है इसका निर्माण राजा अनंग भीम तृतीय ने किया। किसने किया? राजा अनंग भीम तृतीय ने इसका निर्माण किया। और 19वीं शताब्दी में वर्तमान राजस्थान को कौन राजपूताना कहता था? तो ब्रिटिश जो लोग थे वो राजस्थान को क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजपूत राजाओं की कहानियों को किससे काव्य और गीतों में सुरक्षित किया? किसने? जो राजपूत राजाओं की कहानी है, खास तौर पर अगर आप देते हैं ध्यान मारवाड़ की तरफ, तो मारवाड़ के शासकों की जो कहानियां हैं, उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो विजय अभियान है, राज शासकों के सारे वंश को चारण और भाटी समुदाय ने, चारण और भाटों ने क्या किया है? अपने गीतों में, अपने काव्यों में उनको क्या किया है? पिरोया है। यानी मारवाड़ के शासकों की वीर गाथा को काव्य और गीतों में पिरोने वाली जो जाति है, खास तौर पर राजपूतों की, तो वो है चारण और भाट जातियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कथक शब्द किस शब्द से बना है? ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कथक कथा से बना है। कथक जो नृत्य होता है उसमें भी एक नृत्य के माध्यम से कथा कही जाती है। तो कथक जो है वो किससे बना है? कथक कथा शब्द से बना है। कथक कथा शब्द से बना है। एंड कथा शब्द का अर्थ होता है कहानी। और राधा कृष्ण की कहानियां क्या कहलाती है? तो रासलीला कहलाती है। आपने अपने जीवन में देखी होगी। बताइए रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान जीके का क्वेश्चन है एक, रासलीला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए रासलीला जो प्रसिद्ध है वो है फुलेरा की। कहाँ की? जयपुर में फुलेरा है, तो फुलेरा की रासलीला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। कथक नृत्य शैली के कितने घराने हैं? कथक नृत्य शैली के 2 घराने हैं, जयपुर है और लखनऊ है। अगर पूछे कि आधुनिक घराना कौन सा है, तो आधुनिक घराना तो है लखनऊ, और प्राचीन घराना जो है वो क्या है? जयपुर है, या आदि घराना क्या है? जयपुर है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, यह है कि कथक किसके शासन काल में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा? यानी जो कथक नृत्य है वो किस शासक के काल में एक बेहतरीन कला के रूप में जो है वो उभरता है, प्रोग्रेस करता है? ये भी बहुत सुंदर प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। तो बताइए, ये जो कथक है वो अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में जो है काफी प्रोग्रेस करता है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये मोस्ट है, याद रखना कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथाकली, कथाकली जो है वो केरल का है। एंड ओडिशा के अंदर जो है वो उड़ीसी। एंड कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी शब्द है ये, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का। कथकली या कथक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पांडुलिपियों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन समय में पांडुलिपि लिखी जाती थी, तो इन पांडुलिपियों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है? कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है बताइए? इसमें जो मुख्य रंग या प्रधान रंग जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है विद्वान साथियों? तो वो है चटक रंगों का। चटक रंग कैसे होते हैं? थोड़े से चमकीले, भड़कीले रंग, गहरे रंग कह सकते हैं आप, है ना, चमकीले भड़कीले रंग।
चटकीले रंगों का प्रयोग इसमें जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांडुलिपियों में मुख्यतः कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं? तो दरबार के दृश्य दिखाए जाते हैं, लड़ाई के दृश्य दिखाए जाते हैं, शिकार के दृश्य दिखाए जाते हैं। दर्शन दर्शन लिख दिया क्या, कोई बात नहीं है। पशोहली शैली, ये क्वेश्चन देखिएगा मोस्ट है। पशोहली शैली का विकास कहां हुआ? पशोहली शैली, देखिए आप पढ़ते हैं हिस्ट्री जब, तो हिस्ट्री में एक बात आती है कि मुगल काल के अंदर मुगल दरबार में अनेकों अनेक जो है वो कौन हुए हैं, कलाकार हुए हैं। लेकिन ये कलाकार जो है वो औरंगजेब का जब शासन काल आता है उसके बाद इन कलाकारों की जो है बड़ी जो है वो आपने मारवाड़ी भाषा में कहा तो दुर्गति हुआ है। और ये सारा कलाकार जो है वो मुगल दरबार छोड़ के जो है वो क्या हुआ है, चला जावा है। और मुगल दरबार छोड़ के कठे चला जावा है, मुगल दरबार छोड़ के ये कठे चला जावा है। ये सारा का सारा दिखा कलाकार है वो मुगल दरबार छोड़ के जो है वो छोटा छोटा जो शासक है बांकन चल जावा है, क्योंकि मुगल दरबार के अंदर औरंगजेब जो हो वो कट्टर मुस्लिम शासक हो। और उसने क्या किया, अपने सारे राज जो भी कलाकार थे उनको अपने दरबार से निकाल दिया। तो इसीलिए बहुत सारे शासक राजपूताने में आए, राजस्थान आए, एमपी आए, यूपी आए, और इसी प्रकार कुछ कलाकार जो है वो हिमाचल प्रदेश गए और वहां पर जाके उन्होंने पशोहली शैली का जो है विकास किया। पशोहली शैली किससे संबंधित है? तो इसमें लघु चित्र बनाए जाते हैं, छोटे चित्र, लघु चित्रकला शैली है ये। क्या है? लघु चित्रकला शैली है ये। इसके बाद देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आता है पशोहली शैली की सबसे लोकप्रिय जो पुस्तक है वो कौन सी है? भानु दत्त के द्वारा लिखी गई रस मंजरी। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है रस मंजरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किस आक्रमण के कारण मुगल कलाकार मुगल दरबार से पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन कर गए? किसने आक्रमण किया था? तो आपको बताता हूं 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। और नादिर शाह के आक्रमण के कारण लगभग दिल्ली जो है तहस नहस कर दिया गया। और यहाँ के बहुत सारे कलाकार जो है वो कहां चले गए? पहाड़ी क्षेत्रों में या अन्य आसपास के क्षेत्रों में प्रस्थान कर गए। विद्वान साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि यहाँ पर कुछ बेहतर डाटा आपको करवाया जा रहा है, तो छोटा सा निवेदन आपसे है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ पर हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध है। देखो, हमारा जो सेशन है उसमें हम किसी भी प्रकार का शुल्क या फीस इसलिए नहीं रखे हैं ताकि हमारे वो साथी जो घर बैठ के तैयारी करते हैं, जिनकी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो कुछ बेहतर कर पाए, तो उनकी सहायता करना ही इस सेशन का, इस परिवार का उद्देश्य है। और आप चाहे कितने भी बड़े कोचिंग सेंटर में चले जाएं, आपको हम ऐसा डाटा करवाते हैं जो वहां पर ना मिले। और ऐसा डाटा करवाने का उद्देश्य भी यही है कि आप उन कोचिंग करने वाले बच्चों से एक कदम भी पीछे ना रह पाए। टारगेट हमारा है कि आप उनसे आगे निकले, लेकिन हम आपको उनके बराबर तो जरूर रख पाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। जितना सब्जेक्ट आप हमारे साथ पढ़ेंगे उतने सब्जेक्ट में आप किसी भी बच्चे से एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे, उनके बराबर सीना ताने खड़े रहेंगे। यही उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि उस हर बच्चे तक ये सेशन पहुंचे जो घर बैठ के तैयारी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका एक और, हम जब रीट 2021 की तैयारी करवा रहे थे तो हमारे पास बहुत सारे कॉल आते थे और हमने बहुत चीजों को समझा और अनुभव किया कि बहुत सारे ऐसे हमारी बहनें हैं, हाउस वाइफ है, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई भी हैं जो बड़ी मुसीबतों में और बड़े संघर्षों में तैयारी कर रहे हैं। किसी को 5 साल तैयारी करते हो गया, किसी को 10 साल हो गए, किसी ने विवाह के 7 साल 8 साल बाद दोबारा तैयारी करनी शुरू की है। हमारी एक बहन थी, वो हमें बताती थी कि सर हमारे घर पे 5-6 भैंसे हैं, हम सुबह जल्दी उठ के भैंसों का काम करते हैं, घर के काम करते हैं, घर की सारी लायबिलिटी को पूर्ण करके फिर समय निकालते हैं पढ़ने के लिए।
तो ऐसे जो बच्चे हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन सारे बच्चों तक ये सेशन पहुंच जाए, बस यही चाहिए अपने को। और इसीलिए हम इन सारे सेशनों का किसी भी प्रकार का जो है वो क्या नहीं लेते हैं, शुल्क नहीं लेते हैं। हमारे सारे सेशन प्लस हमारी सारी पीडीएफ निःशुल्क रहती है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? तो हमारे अलवर के एक संत थे, अलवर के एक संत थे, नाम आप बताओगे, नाम मैं नहीं बताऊंगा, बताइए अलवर के वो कौन से संत थे जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की है, बताएं ममता देवी जी। और ये दिल्ली में बड़े प्रसिद्ध हुए, दो इनकी शिष्या थी, दयाबाई और शहजोबाई। अब बता दो आप, अब तो आपके सामने सारी परतें खुल गई है। पहाड़ी इलाकों में इन चित्रकारों ने कौन सी शैली का विकास किया? तो कांगड़ा शैली का विकास किया। कांगड़ा शैली में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था? तो ठंडे नीले और हरे रंगों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि बंगाल के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? बंगला बोलते थे बंगाल के लोग। एंड बंगाली कौन सी भाषा से निकली हुई बोली है? तो बंगाली संस्कृत भाषा से ही निकली हुई बोली है। चरणदास जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने, चरणदास, बिल्कुल। इसके बाद देखिएगा, चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंश के शासकों ने बंगाल पर नियंत्रण कर वहां किसे बसाना शुरू किया? चौथी शताब्दी में गुप्त वंश के शासकों का बंगाल पर आधिपत्य हो जाता है और बंगाल में गुप्त वंश के शासकों ने ब्राह्मण पंडित जो लोग थे उनका वहां पर जो है वो बसाना शुरू किया। और पंडितों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, तो वो संस्कृत का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने अपने यात्रा वृतांत में बताया कि बंगाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है? बंगाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, तो चीनी यात्री हैंग शुआंग ने बताया। गोपीचंद्र किससे संबंधित है? आप अपनी दादी से पूछना गोपीचंद भर्तरी की कहानी। गोपीचंद एक शासक हुए छोटे से, और उन्होंने सन्यास ले लिया। नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये शायद शासक नहीं है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है गोपीचंद भर्तरी। और किस प्रकार इन्होंने सन्यास लिया और किन परिस्थितियों में लिया, ये राजस्थान के अंदर जो कहानियों के माध्यम से जो है हमारी दादी नानियां हमें सुनाती थी, तो यह आप जानते हैं। गोपीचंद किससे संबंधित थे? नाथ संप्रदाय से। गोपीचंद को किसने सन्यास मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया? तो रानी मैनावती गोपीचंद की माँ ही थी। मुझे बचपन में सुनी हुई ये कहानी है, पूरी तो याद नहीं आ रही है, शायद ये इनकी सौतेली माँ थी और इन्होंने इनको सन्यास लेने के लिए मोटिवेट किया, या कैसी, मुझे याद नहीं आ रही पूरी कहानी। आप बताना अगर आपने ये कहानी सुनी है तो कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि स्थानीय देवता धर्म ठाकुर की पूजा किस मूर्ति के साथ की जाती थी? स्थानीय देवता थे धर्म, इनकी पूजा जो की जाती थी वो पत्थर या काठ की मूर्ति से की जाती थी। किस सदी में बंगाल में मंदिर बनाने का दौर सर्वाधिक था? तो 15वीं शताब्दी में। बंगाल में मंदिर कैसे बनाए जाते थे? तो बंगाल में साधारण ईंटों, मिट्टी, गारे और अनेक मंदिर जो है निम्न सामाजिक समूहों के द्वारा जो है वो बनाए जाते थे। जैसे कालू किसे कहते थे? तेली को। कंसारी किसे कहते थे? घंटा धातु के कारीगर को। ठीक है, ये इनके समर्थक थे। मंदिरों की आकृति किस प्रकार की होती थी? दो चाला या फिर चौचाला होती थी। दो चाला यानी जिसमें दो मंदिर एक साथ साथ होते थे, और चौचाला देखिए ऐसे जो मंदिर होते थे, ये दो चाला मंदिर हो गए, ये दो चाला मंदिर है। और ये जो मंदिर है, जैसे इसी मंदिर को आगे बढ़ा दिया जाए और इसके साथ में ये ऐसे कर दिया जाए तो ये चौचाला मंदिर हो गए। तो ये दो चाला और चौचाला मंदिरों के उदाहरण हैं। बंगालियों का मुख्य भोजन जो है वो क्या है? मछली है। और किस ग्रंथ में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछे जाने लायक, किस ग्रंथ के अनुसार बंगाली ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी गई थी? तो वृद्ध धर्म पुराण के अंदर विशेष अनुमति दी गई बंगाल के ब्राह्मणों को एक विशेष प्रकार की मछली खाने की, कि आप ये विशेष प्रकार की मछली को भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। चैप्टर नंबर 10 आता है। चैप्टर नंबर 9 पूरा हो गया और 10 नंबर चैप्टर लास्ट चैप्टर है। कल हम क्लास 8 की शुरुआत करेंगे, 7 तक हमारा वन लाइनर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सुरेंद्र जाट कह रहे हैं कि सर हमें आपकी क्लास नहीं मिली। देखो क्लास में तो आप हो ही भाई, क्लास क्यों नहीं मिलेगी? चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी क्लास मिल जाएगी, है ना, सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन आता है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में। नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने भारत पर आक्रमण की शुरुआत की? तो ये था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, यानी नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कब आक्रमण किया? तो 1748 से लेकर 1761 तक 5 आक्रमण इसने किए। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो 5 बार इसने आक्रमण किए। और नादिर शाह के आक्रमण के कारण कौन सा नया शहर मलबे का ढेर बन गया था? दिल्ली के अंदर एक शहर बसाया गया था शाहजहानाबाद, शायद अब भी है ये। शाहजहानाबाद के अंदर सबसे ज्यादा दिल्ली में जो है वो नादिर शाह ने लूटपाट की, जिसके बाद ये क्या बन गया? मलबे का ढेर बन गया। किसका ढेर बन गया? ये मलबे का ढेर बन गया। मुगल शासकों की हत्या कर दी गई। किन मुगल शासकों की हत्या कर दी गई? देखिए मुगल दरबार के अंदर जो है वो, जैसे आप सब जानते हैं कि औरंगजेब के बाद कोई भी जो बेहतरीन शासक, योग्य शासक नहीं हुआ। और मुगल शासकों के अंदर जो जात थे वो काफी ज्यादा जो है वो मजबूत हो गए। और इसी कारण जो है वो देखिएगा फरुकुर शियर और आलमगिरी द्वितीय की जो हत्या कर दी गई। और किन मुगल शासकों को अंधा कर दिया गया था? तो अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को जो है वो क्या कर दिया गया था? अंधा कर दिया गया था। इनकी आंखें निकाल ली गई थी, यानी आंखों से अंधा कर दिया गया था। रीट तो मुझे पता है कब है, आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। रीट का समय रहते आपको सिलेबस करवाया जाएगा, बिल्कुल करवाया जाएगा। और मुगल साम्राज्य का पतन के बाद कौन से नए राज्यों का उदय हुआ? तो अवध, बंगाल, हैदराबाद, राजपूत राज्य, मराठा, सिख, जाटों का। अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत अली। बंगाल के संस्थापक, यानी बंगाल में अलग राज्य, यहां पर बंगाल के संस्थापक की बात वैसे नहीं हो रही है। बंगाल, अवध, हैदराबाद सब मुगल साम्राज्य के अंदर थे। वहां पर नया साम्राज्य संस्थापक कौन थे? तो मुगल जैसे ही एम्पायर कमजोर होता है तो अवध के अंदर शहादत अली ने नया साम्राज्य स्थापित किया। बंगाल में जो है मुर्शिद कुली खान ने। और हैदराबाद के संस्थापक माने गए हैं आसफ जाह। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान को मुगल दरबार में कितनी जातों का दर्जा दिया गया था? 7000 जात का दर्जा, यानी 7000 मनसब था इसके पास। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह के द्वारा 1724 से, और 1724 से लेकर 1748 तक इनका शासनकाल था। हैदराबाद के निजाम के पास सैनिक व्यवस्था कैसी थी? तो निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी। उनके आसपास कई हजार घुड़सवार थे। इन्हें अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों को सांकेतिक वेतन दिया जाता था, जो कि 100 रुपए से ज्यादा होता था। यानी 100 रुपए के करीब इनको एक सांकेतिक वेतन दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि किसने अवध में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश की? तो बुरहान उल मुल्क ने, है ना, मुगल प्रभाव को। ये बुरहान उल मुल्क जो था, इसने मुगल साम्राज्य के प्रभाव को अवध से कम करने का प्रयास जो हो किया और अपना वर्चस्व स्थापित करने का इन्होंने जो हो प्रयास किया। मोहनलाल जी कैसे हैं आप? जोधपुर के राजा अजीत सिंह को मुगल दरबार ने किसकी सूबेदारी दी थी? तो गुजरात की। एंड आमेर के जय सिंह को किसकी सूबेदारी दी गई थी? मालवा की। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को किस तरह से संगठित किया? सिखों ने अपने आप को 2 भागों में, जत्थों और मिसलों के अंदर जो है वापस संगठित किया। और ये जत्थे और मिसलों को मिलाकर एक नई व्यवस्था बनाई, जिसे क्या कहा जाता था? दल खालसा कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना क्या कहलाती थी? दल खालसा। दल खालसा किस दिन अमृतसर में मिलता था? यानी ये अमृतसर के अंदर एक मीटिंग करता था वर्ष में 2 बार, और वो कौन सी होती थी?
वो होती थी आपकी वैसाखी के दिन और दीपावली के दिन। और याद है वैसाखी के दिन जो है वो अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर ऐसी ही एक सभा हो रही थी जहां पर क्या चलाई गई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। ये क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है और बाकी ये क्लास 8:30 बजे स्टार्ट करेंगे हम। दल खालसा की वैसाखी और दीपावली के दिन संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उसे गुरु मत्ता कहा जाता है, अर्थात गुरु का प्रस्ताव। और किसने राखी व्यवस्था स्थापित की थी, तो सिखों ने, सिख लोगों ने जो है राखी व्यवस्था की स्थापना की थी। सिख धर्म के किस शासक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सिख धर्म के किस शासक ने, तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने 1799 में लाहौर को अपना राज्य बनाया, यानी अपनी राजधानी बनाई। यानी इतना विस्तार कर लिया था सिख साम्राज्य का कि उन्होंने लाहौर को, क्योंकि उस टाइम तो भारत पाकिस्तान एक ही था। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था। शिवाजी माता पिता थे शाहजी और जीजाबाई। पेशवा शब्द का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। और मराठों ने मुगलों से गुजरात और मालवा कब छीन लिया था, तो मराठों ने मुगलों से जो है 1720 में गुजरात और मालवा छीन लिया था। मराठा कौन सी कर वसूल करते थे, तो चौथ और सरदेश मुखी। मराठों ने दिल्ली पर धावा कब बोला, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1737 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। और किस जाट शासक ने दिल्ली के पश्चिम भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, चूड़ामन जाट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जाटों की शक्ति किस शासक के समय अपनी प्रकाष्ठा पे थी, तो जाट राजा थे सूरजमल, जिन्होंने भरतपुर की स्थापना की थी 1756 से 1763 तक। ये हो गया आपका आज एनसीईआरटी क्लास 7th कंप्लीट। एनसीईआरटी क्लास 7th जो हो कंप्लीट हो चुकी है। नरेंद्र सिंह चौहान जी कैसे हैं आप, और इसकी पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज मिल चुकी है। कल इसका एक संयुक्त सेशन भी मिल जाएगा और कल से हम जो है कक्षा 8 का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आप खुद भी पढ़ के आए। पहले अगर आप खुद चैप्टर पढ़ के आएंगे तो यहाँ पर आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको यह भी पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कितना सही है और कितना सही नहीं है। तो बेहतर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और अब इस 1 तारीख से आपकी सारी की सारी क्लासें अपने समय पर होगी और किसी भी प्रकार की कोई भी क्लास की टाइमिंग में भी चेंज नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लासें जो हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो टारगेट है कि इस मई माह के अंदर जो हमारे पास 30 दिन है, इसके अंदर हम एनसीईआरटी पूरा कर लें, प्लस आरबीएससी भी हम जो डिटेल में पढ़ रहे थे उसको पूरा करें, प्लस हम मनोविज्ञान को कंप्लीट करें, प्लस हम 2011 से 2018 तक के जो सेकंड ग्रेड के पेपर है वो भी कंप्लीट करें। फिर मई के बाद जो नेक्स्ट महीना आएगा जून के अंदर हम जो है वो क्लास 11th और 12th का एसएसटी, जिसके अंदर हम आपका इतिहास, जिसके अंदर हम आपका इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर आपका लोक प्रशासन और बाकी जो आपके ग्रेड 2 के सब्जेक्ट है वो कवर करवाएंगे। प्लस जून के अंदर हम एसएसटी को टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे पहले टॉपिक से लेकर और अंतिम टॉपिक है आपका, प्लस टीचिंग मेथड भी आपको करवाएंगे। तो ये महीना पूरा का पूरा आरबीएससी, एनसीईआरटी और मनोविज्ञान को देंगे। अगला महीना हम पूरा का पूरा एसएसटी को देंगे और उसमें हम एसएसटी को टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करेंगे, प्लस डिटेल से भी सेशन करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे।